हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। और गाइज आज की जो हमारी केस स्टडी है उसमें हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जिसमें जो मुजरिम था उसने कुछ इतना घिनौना कर दिया था कि उसको ऐसी सज़ा सुनानी पड़ी जो ना तो उससे पहले हिस्ट्री में कभी किसी को मिली थी और ना ही आज तक किसी को मिली है। स्ट्रैंगुलेट करके आपकी बॉडी के 100 पीसेस करके उसी एसिड में आपको डिजॉल्व करने की सजा दी जाए। 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकामन कर रहे थे ना, इंतकामन कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता। कितने पैसे? अगर कल को आप जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 22 नवंबर 1999 को डेली जंग न्यूज़पेपर के लाहौर वाले ऑफिस में आए एक पार्सल से। डेली जंग न्यूज़पेपर में एक क्राइम रिपोर्टर काम किया करते थे जिनका नाम जमील चिश्ती था। वो इस पार्सल को रिसीव करते हैं और जब वो अपने ऑफिस में ले जाकर इस पार्सल को खोलते हैं तो उसके अंदर से काफ़ी सारे बच्चों की फ़ोटोज़ निकलती हैं जिनकी उम्र तकरीबन 6 साल से 16 साल के बीच थी और साथ ही एक लेटर निकलता है। और जब वो उस लेटर को पढ़ते हैं तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि उस लेटर के अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ था जो कि नॉर्मल नहीं था और शायद जिसको पढ़कर कोई भी शॉक हो जाए। उस लेटर में लिखा हुआ था कि जो मेरा 100 बच्चों को मारने का मकसद है वो पूरा हो चुका है और लिखा हुआ था कि मैंने उन बच्चों को स्ट्रैंगल करके मारा है और उसके बाद उनकी बॉडीज को एसिड से भरे एक ड्रम के अंदर डालकर डिसॉल्व कर दिया था और उसके बाद उस ड्रम को रावी रिवर के अंदर जाकर डंप कर दिया था। और अगर आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो आप लोग मेरे एड्रेस 16B रावी रोड पर जाकर चेक भी कर सकते हो। वहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एविडेंस छोड़े हैं और जो भी चीज़ें मैंने की हैं ना तो उनका मुझे कोई पछतावा है और ना ही कोई रिग्रेट है। और साथ ही ये भी लिखा हुआ था कि मैं खुद की जान भी कुछ दिन बाद रावी रिवर में कूद कर दे दूंगा। और उस लेटर के एंड में एक नाम लिखा हुआ था और वो नाम था जावेद इकबाल। और उस लेटर को पढ़ने के बाद जमील चिश्ती जी लेटर में दिया गया एड्रेस जो था 16B रावी रोड पर पहुंचते हैं तो उस घर के अंदर 80 से भी ज़्यादा बच्चों की चप्पल की जोड़ियां पड़ी थी और साथ ही एक कमरे में एक दीवार पर काफ़ी सारे बच्चों की फ़ोटोज़ लगी थी और साथ ही काफ़ी सारे बच्चों के कपड़े भी पड़े थे। और जब वो दूसरे कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर एक ड्रम पड़ा हुआ था और जब जमील चिश्ती जी उस ड्रम को खोलने की कोशिश करते हैं तो उस ड्रम के अंदर जो एसिड था उससे जमील चिश्ती जी के हाथ जल जाते हैं। उसमें लिखा हुआ था कि स्टोर में जाएंगे तो आपको ड्रम नजर आएंगे और एक ड्रम जो है उसके अंदर मैंने बॉडी पार्ट्स छोड़े हुए। तो मैंने एक बल्ब था उसको जलाया तो मैंने जो ही ड्रम ऐसे उठाया तो मेरे हाथ जल गए और बहुत बैड स्मेल आई। और इसके बाद जमील चिश्ती जी बिना कोई टाइम गंवाए पुलिस को फोन कर देते हैं। और पुलिस वहां पर आकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और एविडेंस जुटाने शुरू कर देती है। और जो ये न्यूज़ थी कि रावी रोड पर मौजूद एक घर से ये सारी चीज़ें मिली हैं और एक एसिड से भरा ड्रम मिला है, बच्चों की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ मिली हैं, काफ़ी सारे बच्चों के कपड़े मिले हैं, ये पूरी न्यूज़ हर तरफ फैल जाती है। और आसपास के जितने भी बच्चे मिसिंग थे उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और 57 बच्चों को आइडेंटिफाई भी कर लिया जाता है। और जो एसिड से भरा ड्रम था जब उसको खाली किया जाता है तो उसके अंदर जिस बच्चे की बॉडी थी वो तो डिसॉल्व हो चुकी थी लेकिन उस बच्चे ने अपने दोनों हाथों में मेटल के बने हुए कड़े डाले हुए थे, वो डिसॉल्व नहीं हुए थे। और वहां पर आई एक माँ उन दोनों कड़ों को आइडेंटिफाई कर लेती है कि वो उसके बच्चे के थे और उन दोनों कड़ों को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। और अब पुलिस जावेद इकबाल जो कि इस पूरे मामले में मुजरिम था उसको ढूंढना शुरू कर देती है और जो लेटर था उसके हिसाब से वो रावी रिवर में कूद के अपनी जान देने वाला था तो पुलिस रावी रिवर के आसपास भी उसको ढूंढना शुरू कर देती है। और जावेद इकबाल को ढूंढते ढूंढते 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम हो जाता है और जावेद इकबाल का कोई भी अता पता नहीं लगता। और फिर तारीख आती है 29 दिसंबर 1999 और इस दिन जो डेली जंग न्यूज़पेपर था उसके लाहौर वाले ऑफिस में ही एक आदमी आता है और आके क्लेम करता है कि वो ही जावेद इकबाल है। तो शुरुआत में तो जितने भी लोग उस ऑफिस में मौजूद थे उनको लगता है कि ये कोई रैंडम आदमी है और ऐसे ही आकर पब्लिसिटी स्टंट कर रहा है, लेकिन जब वो लोग उसकी बातें सुनते हैं तो उन लोगों को विश्वास हो जाता है कि ये जावेद इकबाल ही है और ये सब कुछ सच बोल रहा है।
100 innocent children. हाँ You are directly responsible for that. Why? उसके लिए This is very sad. आपको ये नहीं करना चाहिए. ये बात नहीं है। और इसके बाद वो लोग पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस वहां पर आकर उस ऑफिस को चारों तरफ से घेर लेती है और चारों तरफ सिक्योरिटी देखकर जावेद इकबाल हंसता हुआ उनको बोलता है कि मैं यहाँ से क्यों ही भागूंगा जब मैं खुद ही सरेंडर करने आया हूँ। लेकिन सरेंडर करने से पहले वो उन लोगों से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की डिमांड करता है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जावेद इकबाल सारे राज खोलता है। लेकिन वो सब बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बार शुरू से बता देता हूँ कि आखिरकार जावेद इकबाल था कौन। तो जावेद इकबाल का जन्म 8 अक्टूबर 1956 को लाहौर के एक काफी अमीर परिवार में होता है। वो लोग टोटल 8 भाई बहन थे और जावेद इकबाल अपनी माँ बाप की छठी संतान था। जावेद बचपन से ही काफी अग्रेसिव था और उसको जानवरों को बिना बात के मारना, उनको तंग करना काफी पसंद था। जावेद अपनी पढ़ाई इस्लामिया कॉलेज ऑफ लाहौर से पूरी करता है और पढ़ाई पूरी होने के बाद जावेद के पिताजी उसको एक मेटल का सामान बनाने की फैक्ट्री ओपन करके देते हैं और उसके बाद जावेद उस फैक्ट्री को मैनेज करने लगता है। और उस फैक्ट्री के ओपन होने के बाद लोगों को जावेद के बारे में पता चलता है कि वो एक पीडोफाइल था और साथ में गे भी था, क्योंकि जावेद इकबाल अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए सिर्फ छोटे बच्चों को ही हायर करता था और वो सारे बच्चे सिर्फ लड़के ही थे, क्योंकि उनको एक तो कम वेजेस देनी पड़ती थी और सेकंड थिंग ये थी कि जावेद इकबाल एक गे था, तो वो फैक्ट्री में काम करने के बहाने उन बच्चों के साथ गलत काम किया करता था। और इस चीज को लेकर जावेद इकबाल की कई बार पुलिस कंप्लेन भी होती है। लेकिन जावेद इकबाल के पिताजी एक काफी पावरफुल आदमी थे और काफी अमीर थे और उनके काफी कनेक्शंस भी थे, तो इसकी वजह से जावेद इकबाल को उन कंप्लेन से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और अगर मैं जावेद इकबाल की मैरिड लाइफ की बात करूं तो हालांकि जावेद इकबाल की फैमिली को पता था कि वो एक गे है, लेकिन फिर भी उसकी फैमिली उसको शादी करने के लिए काफी ज्यादा फोर्स करती है। और शुरू में तो जावेद इकबाल काफी मना करता है शादी करने से, लेकिन जब एंड में उसको शादी करनी ही पड़ती है तो वो एक ऐसी लड़की को चुनता है शादी करने के लिए जिसके भाई के साथ वो गलत काम कर सके। और उसका जो मेन पर्पस था शादी करने का उस लड़की से, वो उस लड़की से शादी करना नहीं था बल्कि उसके भाई को एज अ विक्टिम बनाना था। और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसकी शादी ज्यादा टाइम नहीं टिक पाती और उसका 1 साल के अंदर ही डाइवोर्स हो जाता है। जावेद का अपने माँ बाप के अलावा अपने भाई बहनों के साथ कोई खास कनेक्शन नहीं था और साल 1993 में जावेद के पिताजी की डेथ हो जाती है और जिसके बाद जावेद के पिताजी की जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसका बंटवारा हो जाता है। क्योंकि जावेद के पिताजी एक काफी अमीर आदमी थे तो उन सब भाई बहनों के हिस्से में काफी अच्छी अमाउंट आती है और जो जावेद के हिस्से में पैसा आया था उससे वो अपना एक अलग से लग्जरी घर बनवाकर उन सब से अलग थलग जाकर रहने लगता है। और जो जावेद की बच्चों की तरफ अट्रैक्शन थी उसको पूरा करने के लिए जावेद लाहौर की एक गली में एक गेमिंग आर्केड खोलता है जो बच्चों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता था और उस गेमिंग आर्केड में हमेशा बच्चों की भीड़ जमा रहती थी। और जावेद इकबाल जानबूझकर वहां पर कुछ पैसे रखता था कि भीड़ भाड़ के चलते कोई न कोई बच्चा उन पैसों को उठाएगा और बाद में उनकी तलाशी लेने के बहाने जावेद उनको गलत जगह पर टच करता था। और जब उन बच्चों की चोरी पकड़ी जाती थी तो जावेद उनके साथ गलत हरकतें करता था और उसके बदले वो उनको कुछ पैसे और कुछ खाने को ऑफर कर देता था। और इसी तरह से सितंबर 1998 की बात है जब जावेद अपने साथ 2 लड़कों को अपने घर पर लेकर आता है और उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए उन दोनों लड़कों में से एक के हाथ उसके घर पर रखी हुई राइफल लग जाती है और वो उठाकर जावेद के सिर पे दे मारता है। वो सो गया तो उन्होंने उसकी वहाँ गन पड़ी हुई थी, वो उन्होंने पकड़कर पूरे जोर से उसके सर पर मारा, जिससे जावेद का सर फट जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और जावेद के चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग जावेद के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि जावेद के घर में हर तरफ खून ही खून था, दीवारों पर खून के निशान थे, फर्श पर भी खून लगा हुआ था और जावेद भी बुरी तरह से जख्मी पड़ा था। तो वो लोग उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं और ये इसका जबड़ा पूरा उड़ गया। अब वो चला गया। ये फिर जनरल हॉस्पिटल में कई माह जेरे इलाज था। और जो वो 2 लड़के थे वो बचकर वहां से भाग जाते हैं और जाकर अपने पेरेंट्स को सब कुछ सच बता देते हैं। और उन दोनों बच्चों के पेरेंट्स जावेद की कंप्लेन जाकर पुलिस में कर देते हैं। हालांकि जावेद की कंप्लेन पहले भी कई बार हुई थी, लेकिन उस टाइम उसके पिताजी जिंदा थे तो वो अपने कनेक्शंस का यूज करके जावेद को हर बार बचा लेते थे, लेकिन इस बार जावेद बच नहीं पाता और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही पुलिस वाले उसको सोडोमी एक्ट के तहत अरेस्ट कर लेते हैं। दरअसल जो ये अरेस्ट था ये एक तरह से एक्सक्यूज था उसको अनऑफिशियली पुलिस स्टेशन ले जाने का, और उसको अनऑफिशियली पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और वहां ले जाकर उसको बुरी तरह से पीटा जाता है।
हालांकि काम उसके मार खाने वाले ही थे, लेकिन फिर भी उसको इतनी बुरी तरह से मारा जाता है कि वो कोमा में चला जाता है। और जो उसके भाई बहन थे और बाकी के फैमिली मेम्बर्स थे, उनमें से कोई भी बदनामी की वजह से ना तो उससे कोई मिलने आता है हॉस्पिटल में और ना ही उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। लेकिन जावेद की माँ छुप छुप कर जावेद से मिलने आती थी हॉस्पिटल में, और जो जावेद की प्रॉपर्टी थी वो भी उसके हॉस्पिटल के खर्चे की वजह से बिक जाती है। और जब भी उसकी माँ उससे मिलने आती थी हॉस्पिटल में तो वो उसके सामने बैठकर रोती थी। हालांकि जावेद उस टाइम कोमा में था, लेकिन फिर भी वो सब कुछ देख सकता था और सब कुछ सुन सकता था। और लगातार 22 दिन कोमा में रहने के बाद 8 अक्टूबर 1998 के दिन जावेद कोमा से बाहर आता है और होश में आते ही जावेद को 6 महीने के लिए सोडमी एक्ट के तहत जेल भेज दिया जाता है। और इन 6 महीने के दौरान जब जावेद जेल में था, उसी टाइम उसकी माँ की डेथ हो जाती है। तो बेसिकली होश में आने के बाद वो अपनी माँ से एक बार भी ठीक से मिल नहीं पाया था और उसे इस बात का इतना दुख था कि वो बदला लेना चाहता था। इसने बताया कि जी मेरी वालदा फौत हो गई। मेरे जहन में आया कि ये 2 बच्चों की वजह से जिन्होंने मुझे ज़ख्मी किया और तकरीबन मार दिया और इस हालत पर पहुंचा हूँ। वालदा मेरी जो है अकेली बूढ़ी उधर आती जाती थी, वो इस गम में मर गई। और वो डिसाइड करता है कि जिस तरह से उसकी माँ उसके सामने बैठकर रोती थी, उसी तरह से वो 100 माँओं को रुलाएगा। तो उसने मैं फैसला ये किया कि इन बच्चों की वजह से मैं रोया हूँ, मेरी माँ मरी है, मैं रोया हूँ, अब मैं 100 बच्चों की माँओं को रुलाऊंगा। इसलिए मैंने 100 बच्चों का टारगेट पूरा किया। और जब जावेद जेल से बाहर आता है तो जो उसका घर था वो तो ऑलरेडी बिक चुका था, तो वो 16B रावी रोड पर एक मकान रेंट पर लेके रहने लगता है। और उसका जो ये मकसद था 100 बच्चों को मारने का और 100 माँओं को रुलाने का, उसके लिए वो लाहौर के काफ़ी बिजी एरिया को अपना टारगेट बनाता है। और उसका पहला टारगेट एक 14 साल का बच्चा था जिसको वो 20 जून 1999 के दिन किडनैप करता है। और उसके बाद उसका जो बच्चों को किडनैप करने का सिलसिला था वो शुरू हो जाता है। जावेद बच्चों को अपने घर ले जाता था और उनको वो खाना पीना देकर उनके फोटोज क्लिक करता था और उनको नए कपड़े दे देता था। और उसके पास एक डायरी भी थी जिसके अंदर वो उनके नाम, पता, उनकी डिटेल्स लिखता था और उनके एंटरटेनमेंट के लिए वो टीवी भी चला देता था। और उस टाइम टीवी एक काफ़ी नई चीज़ थी, तो बच्चे उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते थे। और जिस टाइम वो देखता था कि बच्चे टीवी में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, तो वो एक चैन से उनका गला दबाकर उनको मार देता था। और जब बच्चे मर जाते थे तो उनकी जो बॉडीज होती थी उनको वो एसिड से भरे एक ड्रम के अंदर डाल देता था और उसको पूरी रात डिसॉल्व होने के लिए छोड़ देता था। और अगले दिन वो उस ड्रम को रावी नदी में डंप कर देता था। और इस पूरी प्रोसेस में 2 नाबालिग लड़के उसकी मदद करते थे, जिनमें से एक का नाम साजिद अहमद था जिसकी उम्र 17 साल थी और दूसरे लड़के का नाम मोहम्मद नदीम था जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। और सिर्फ 147 दिन के अंदर इन्होंने 100 बच्चों को मार दिया था। 200 बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकाम कर रहे थे ना, इंतकाम कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। और 18 फरवरी साल 2000 के दिन इस केस के ट्रायल की शुरुआत होती है। जो साजिद था जिसकी उम्र 17 साल थी उसको 98 मर्डर के जुर्म में लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई जाती है। और जो नदीम था जिसकी उम्र 15 साल थी उसको 13 मर्डर के जुर्म में 182 ईयर्स की सज़ा सुनाई जाती है। और फाइनली जब जावेद को सज़ा सुनाई जाती है तो उसको ऐसी सज़ा सुनाई जाती है जो उससे पहले ना तो कभी किसी को दी गई थी हिस्ट्री में और ना ही आज तक किसी को दी गई है। और उसकी सज़ा के अनुसार जितने भी बच्चों को उसने मारा था उन सब के पेरेंट्स के सामने उसको गला दबाकर मारा जाएगा, फिर उसकी बॉडी के 100 टुकड़े कर कर उसको सेम तरह के एसिड में डुबोया जाएगा जिस तरह के एसिड में वो बच्चों की बॉडीज को डुबोता था। Murder of 100 children, and the court has recommended that execution should take place in the presence of legal heirs of the deceased as provided under Section 302 APPC. After that, the dead body should be cut into 100 pieces and the same should be put in a drum containing the acid which has been the formula which has been described by him in his statement. लेकिन इस पूरे केस में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो ये है कि जावेद इस सज़ा से एस्केप कर जाता है
और 8 अक्टूबर 2001 के दिन अपने बर्थडे वाले दिन ही जावेद जेल के अंदर ही सुसाइड कर लेता है। उन्होंने कहा कि जी ये जो ऊपर ओढ़ने वाली चादरें हैं ये गले में लिपेट के और ऊपर खिड़की जो जंगला होता है ऊपर लगा के और नीचे अपने को झटका दिया। मैंने कहा पॉसिबल ही